चलिए शुरू करें, अल्लाह का नाम लेके हम। अच्छा जी सर, सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट जो है वो मैं इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें काफ़ी जो है वो कम लोग अपीयर होंगे। उसका रीज़न ये है कि ये ग्रुप ए में अटेम्प्ट हो चुका है और ग्रुप बी में जब ये जाएगा तो मतलब इफ़ेक्टिवली ना होने के बराबर इसके अंदर स्टूडेंट होंगे। हाँ, लेकिन रिज़ल्ट के बाद का कोई पता नहीं है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके सर हम आगाज़ करते हैं अपने क्लास का। बस मुझे 1 मिनट आप और दे दें। ग्रुप बी के पेपर आप ऑप्ट कर सकते हैं। सदाम, अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे बच्चों, आप अभी जो कॉस्टिंग का पेपर देख रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर, ये शायद प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर्स ऑफ कैफ। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि इस पेपर को जो है वो नीचे उतारा इसीलिए गया है क्योंकि जब ये पेपर टेस्ट होता है ना, इसमें सोचना पड़ता है। इसके लिए जो है वो आपको मतलब कॉस्टिंग के पेपर का सबसे बड़ा मसला ये है कि पहले तो आपको ये समझना होता है कि सवाल आया किस टॉपिक से। टॉपिक ये आपको नहीं पता होता और फिर उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना। वो सवाल अक्सर और बेशतर लोगों से खुलता भी नहीं। तो ये चूँकि कैफ में ग्रुप ए में था पहले और ग्रुप ए में बच्चा आता था डायरेक्ट पीआरसी से, तो उसका इंटेलेक्ट लेवल इतना स्ट्रांग नहीं होता था। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर मजबूरी थी कि इसको बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे हल्के हल्के सवाल, ठंडे ठंडे सवाल, छोटे छोटे सवाल वो टेस्ट करता है एग्जामिनर। लास्ट अटेम्प्ट में उसने थोड़ी सी अपनी फ्रीक्वेंसी ऊपर की, जो मुझे लगता है कि अभी भी उसमें ठीक ठाक रूम है और मुश्किल कर सकता था वो चीज़ों को। उसे किया और फिर उसके बाद रिज़ल्ट ये निकला कि सर अच्छे खासे बच्चों से वो पेपर सॉल्व नहीं हुआ, वो पेपर लोगों के लिए अजाब बन गया। तो एक तो दिमाग में रखिएगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में फ़र्क है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, यानी आपको अक्सर टॉपिक के अंदर जो है वो फैसला लेने वाला मामला आपको नज़र आएगा। बाद में कर लेना इसको, ठीक है। तो फैसला लेने वाला आपको मामला नज़र आएगा। तो भैया ये मैं आपको बता दूं कि अगर किसी का पुराना कॉस्टिंग का पेपर निकल गया बहुत ज़बरदस्त बात है, लेकिन अगर पेपर रुक गया ना, मैं आपको इतना बता दूं कि आपको इसको ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा एज इफ कि एक नया सब्जेक्ट है, या फिर आपको घर पे बैठ के जिसने एक दफ़ा क्लासेस ले ली हैं ठीक ठाक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अल्लाह का नाम ले जनाब, हम आज के इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में बिफोर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट टॉपिक हम कुछ मैं अपने बारे में बताऊंगा जो कि बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। ठीक है जी, कुछ पेपर के बारे में फैक्ट्स आपको बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा डिटेल में, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सर हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे लेके चलेंगे। ठीक है, मेरा करियर सर आपके लिए इंतहाई रेलेवेंट चीज़ है, बस ये मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए बता देता हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन सर 2008 की है, फिर मैं यूबीएल में रहा हूँ, फिर मैं आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट्स में रहा हूँ, और मैं फिर उसके बाद पिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में रहा हूँ, जिसमें थ्रू आउट माई वर्किंग लाइफ मैंने फाइनेंशियल सेक्टर में ही काम किया है। ठीक है, यानी काम ऐसा जो नंबर्स वाला काम होता है वही काम किया मैंने। और फिर इसके बाद 2012 के बाद से हम ये कॉलेज चला रहे हैं। 2013 में हमने ये कॉलेज खोला है और माशाल्लाह आज हो गए 2025। ठीक है जी। अच्छा, मेरी क्वालिफ़िकेशन एक आम चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़्यादा है। ठीक है जी, मैंने सिर्फ सीए नहीं किया है, ये एक प्योर क्वालिफ़िकेशन है जो उसकी है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ठीक है, CFA और एक क्वालिफ़िकेशन है FRM फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ों में मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्वॉल्व रहा हूँ। एक ज़माने में मैं इतनी सारी चीज़ें पढ़ता था तो मैं ख़ुद सोचता था कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है मुझे काम करने की। ठीक है, इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है।
लेकिन शायद अल्लाह ताला ने मुझसे इम्तिहान ये लेना था कि मुझसे अल्लाह ताला ने जो है वो टीचिंग करवानी थी, तो इस वजह से जो है वो आवाज़ आ रही है भाई, सबको आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है मेरी, क्लियर है मेरे बच्चों? क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? अच्छा जी, तो इसी वजह से सर ये सारी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मेरे आज काम आती हैं जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है जी, CIM में जो है वो मेरे काम आती है जब मैं कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ, और नीचे वाली 2 क्वालिफ़िकेशन जो है वो ये प्योर BFD और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो MFA यहाँ कवर हो जाता है। और ये हमारे पास सर रिस्क मैनेजमेंट है, तो जिसमें हमारे पास ना सिर्फ MFA कवर होता है, साथ ही साथ जो डाटा में रिस्क का पोर्शन है, मैं रिस्क का एक्सपर्ट हूँ। ठीक है जी, अच्छा ये है सर मेरे पास मेरी क्वालिफ़िकेशन, आप इम्प्रेस ज़रूर होइएगा। ये है सर हमारे पास पेपर की इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, ये एक ही पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंटायर CA के सिलेबस में, इंटायर सिलेबस में एक ही पेपर है। ACCA उठाओगे ना, ACCA में फाउंडेशन में, जब फाउंडेशन ACCA का होता है ना, जैसे आपका PRC है, तो उधर फाउंडेशन में 2 पेपर हैं कॉस्टिंग के फाउंडेशन में, फिर एक पेपर आता है उनके कैफ में, 3 हो गए, एक पेपर आता है उनके फाइनल में, कितने हो गए? 4 हो गए। ICAW के अंदर 2 पेपर हैं, ACCA में 4 पेपर हैं, लेकिन हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, हमारे इस पर्टिकुलर करिकुलम के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है जी, अच्छा सर ऐसा क्यों है कि एक ही सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, बाकियों में यार हमारे करिकुलम में जो है ना वो लॉ और टैक्स, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिवली जो है वो कोर्स ये करिकुलम में इंक्लूडेड है, जो ACCA वगैरह में इतना डिटेल में इंक्लूड नहीं है। वो बनाते हैं प्योर एक अकाउंटेंट। हमारे यहाँ जो बंदा होता है वो CA करता है, वो माशाल्लाह फिर लॉयर से ज़्यादा लॉ जानता है। ठीक है जी, और टैक्स एडवाइज़र से ज़्यादा जो है वो टैक्स लॉयर से ज़्यादा टैक्स वो जानता है। ठीक है जी, इसलिए आप पाकिस्तान में देखेंगे जो टैक्स एडवाइज़री है ना, वो उसमें कोई 98% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, क्योंकि टैक्स आता ही उनको समझ में। तो हमारी ये मजबूरी है कि हमने लॉ भी पढ़ाना है बच्चे को, हमने टैक्स भी पढ़ाना है बच्चे को, हमने फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ाना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ानी है, अकाउंटिंग भी पढ़ानी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ानी है। इससे हम इकोनॉमिक्स नहीं है, तो ये हमारी मजबूरी है कि इस पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट में हमने बेसिक्स भी करनी है, एडवांस भी पढ़ना है, और अब तो बहुत ही एडवांस पढ़ना है। ठीक है जी, फिर सर हमारे पास ये मैंने लिखा है, मैं ऐसे नहीं लिखा है कि मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट इन कैफ। मैं बाखुदा आपको बता दूं, मुझे बड़ी कोफ्त होती है जब एक टीचर जो है वो अपने सब्जेक्ट को मुश्किल बता के बेचता है। ठीक है, मैं अभी इससे पहले MFA की क्लास थी, उसमें मैंने बच्चों को बताया कि शायद पूरे कैफ का सबसे आसान सब्जेक्ट है MFA, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि भाई थोड़ी सी तकलीफ़ आपको होगी, नंबर्स वाला मामला है, और अब जिस लेवल पे इसको हम पढ़ेंगे ना वो मुश्किल है। ठीक है जी, फिर सर वन मस्ट बी गुड एट नंबर्स। नंबर्स का मतलब पता है क्या है? आपको कैलकुलस, आपको इंटीग्रेशन, ये चीज़ें आपको नहीं चाहिए, ना आपको मैट्रिसेस चाहिए, ना आपको जो है वो कोई और डिटेल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, सॉरी इसकी फाइनेंशियल मैथ्स की या जो नॉर्मल मैथ्स है उसकी कोई स्किल्स आपको नहीं चाहिए। बेसिक अर्थमेटिक आनी चाहिए आपको। बेसिक अर्थमेटिक क्या है कि अगर आपने 100 रुपये कमाए और मैं आपको कहूँ जी कि आपका टैक्स रेट है 32%, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 100 रुपये पूरी मेरी जेब में नहीं जाएंगे, 32 रुपये का टैक्स इसमें से कटेगा, बाकी मेरी जेब में जाएगा। तो अगर मैं आपको कहूँ कि जी मुझे कमाने 100 रुपये, घर 100 रुपये लेके जाने टैक्स देने के बाद, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हमने 100 रुपये से ज़्यादा कमाने होंगे ताकि टैक्स देने के बाद हमारी जेब में कितने पैसे जाएं? 100 रुपये जाएँ। तो ये कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर एक चीज़ मैंने 5 रुपये की ख़रीदी है तो उसको मैंने बेचना किस पे? 5 से ज़्यादा पे। ऐसा ये बेसिक बात समझ आती है? तो नंबर्स का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि सर बेसिक अर्थमेटिक क्या, और कॉमन सेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी, एक जगह मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा जी एक पर्टिकुलर पेन की कॉस्ट अगर आज हम मार्केट से लेने जाएं, ये हमें पड़ेगी 100 रुपये की। कितने की है जनाब? ये इस पर्टिकुलर पेन की फेयर वैल्यू या कॉस्ट है जिस पे हम खरीदेंगे इसको। और अगर मेरे पास ऐसा पेन पड़ा हुआ है और मैं मार्केट में बेचने जाऊं तो 80 रुपये का बिकेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वेरी गुड सर, एक चीज़ है वो इस्तेमाल हो चुकी है, वो मार्केट में नहीं है। मैं घर से, आप फ्रिज खरीदने जाते हो, फ्रिज वाला आपको कहता है जी फ्रिज है 1 लाख रुपए का। आप कहते हो ऐसा मेरे घर में ही पड़ा है, वो ला के दे दूँ ना मैं लाख रुपए में, वो लेगा लाख रुपए में? नहीं, वो क्या करेगा? वो कहेगा जी 50,000 40,000। ऐसा है नहीं। ये पंखा उतार के हम लेके जाएं भी मार्केट में,
ऐसा पंखा मार्केट से 4000 का मिलता होगा, लेकिन क्या ये 4000 में बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो एग्ज़ाम में सवाल आता है कि जी ये पेन है, ये मार्केट से मिलता है 50 रुपये का, और अगर हमारे पास ऐसा पेन पड़ा हुआ है और हम मार्केट में बेचने जाएं तो कितने का होगा? 50 से कम होगा, 40-42 में होगा। ऐसा आप यकीन करें, ये चीज़ भी बच्चे को बाज़ औक़ात समझ में नहीं आती कि परचेज प्राइस अलग होती है और NRV यानी वो वैल्यू जिस पे हम चीज़ को बेचेंगे वो अलग होती है। लोग पर्टिकुलर इस एक छोटी सी कैलकुलेशन में भी फंसते हैं। तो आपको एटलीस्ट इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, सर अगर एक चीज़ आप ख़रीदते हैं 100 रुपये में, ये पेन आपको 100 रुपये में मिल रही है, लेकिन आप इस पेन को 120 में बेच सकते हो, तो मैंने कहा मैं उसी दुकान पे खड़ा हो जाऊंगा, उससे पेन ख़रीदूंगा 100 में, 120 में बेचूंगा, फिर ख़रीदूंगा 100 में, फिर 120 का उसको बेचूंगा, और लूटने के बाद क्या करूंगा? बराबर वाली दुकान पे चला जाऊंगा। तो पूरा दिन मैं ये काम करूंगा और इंशाल्लाह शाम तक एक बिल्डिंग खरीद लूंगा मैं। ठीक है जी। NRV और फेयर मार्केट वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, अभी हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है जी। बता रहा हूँ मेरे बच्चे, तरह रुक जाओ। तो नंबर्स आपके अच्छे होने चाहिए सर। फिर ये हमारे सर पास रिजल्ट्स हैं, और रिजल्ट जो है वो अगर आप देखें तो बड़े डिसेप्टिव रिजल्ट्स हैं। 48%, 40%, 55%। लोएस्ट रिजल्ट भी इसमें सितंबर 23 में आया था 23% का। आपको एक बड़ी अजीब बात बताऊं, ये पेपर बहुत आसान था, और आपको एक बहुत अजीब बात बताऊं, ये पेपर बहुत मुश्किल था। तो जिस बच्चे ने पर्चा दिया हुआ है ना, और उस बच्चे ने 4 से 5 सवाल अच्छे कर लिए हैं, सही कर लिए हैं, 85%, 90% सही कर लिए हैं, वो यकीन करें इस पर्टिकुलर पेपर में भी निकल जाएगा, रुकेगा नहीं। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो रिज़ल्ट आप देख के ये अंदाज़ा लगा लें कि इस पर्टिकुलर पेपर में रिज़ल्ट किस तरीके से ICAP मैनेज करता रहा होगा अपनी कारकर्दगी देखने के बाद। यकीन करें, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले जो है वो एक एनालिसिस करने के लिए कि यार हमारे बच्चों का पढ़ने का पैटर्न किस तरह, तो मैंने अपने पोर्टल का सारा डाटा उठाया और उसका एनालिसिस किया, डिटेल्ड एनालिसिस। पूरा डाटा उठाया मैंने और उसको मैंने डाला सर GPT के ऊपर, कि मुझे एक चीज़ ये पता चल जाए कि हमारे पढ़ने वालों का पढ़ने का तरीका क्या है, कितने लोग सुबह में पढ़ते हैं, कितने शाम में पढ़ते हैं, कौन सा लेक्चर कितनी दफ़ा देखा गया, ये सारा डाटा हमारे पास मौजूद था। हमने डाल दिया सर, डंप कर दिया उस पर, वो रिसर्च मोड में उसको डाला। तो उससे हमें ये पता चला, बड़ी अजीब चीज़, बड़ी अफसोसनाक चीज़, कि हमारे टोटल वॉच टाइम का 80% वॉच टाइम आखिरी के 2 महीनों में देखा गया। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पास लास्ट बैच में कुछ 2700-2800 बच्चा था, और उस 2700 बच्चे का टोटल हिसाब किताब ये कि उसमें एवरेज आखिरी 2 महीनों में देखा गया वॉच टाइम कोई 80% है। यार अब तुम खुद सोचोगे, यार आपका 80% कंटेंट एवरेज, कुछ ने तो माशाल्लाह आखिरी 2 महीनों में ही शुरू किया होगा। ठीक है जी। लेकिन आप अंदाज़ा लगाओ कि 80% कंटेंट अगर आखिरी 2 महीने में देखा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोगों ने हुज्जत तमाम की है कि यार क्लासेस लेके चले जाओ, बस आप पास हो जाओगे। मुश्किल हो जाता है फिर यार। ठीक है जी। तो रिजल्ट्स के बाद सर हमारे कोर्स में ये हिसाब किताब होगा। सर हमारे पास पहला जो एरिया है ना, ये है कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, 35 से 45 नंबर का। अच्छा, ये लिस्ट आपने अपने पास मेंटेन करनी है, लिखना है आपको उसको। ठीक है। पहला एरिया हमारे पास 35 से 45 नंबर, इसमें ये 8 चैप्टर्स हैं। इसमें ये एरिया ना ऐड हुआ है नया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का। ये सिलेबस में एक छोटी सी चीज़ है जो ऐड की गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिलेबस में कोई नई चीज़ ऐड नहीं की गई है। सिलेबस का मतलब है नंबर ऑफ टॉपिक्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऐड हुआ है, ये आपने ज़रा देख के जाना है अच्छे से। और ये ऐड हुआ है P2 और T2 के लेवल पर। P2 का मतलब होता है, P1 का मतलब है आसान, जो स्टडी टेक्स्ट में लिखा है उसको बस आप करके चले जाएं, बहुत है। P2 का मतलब है भैया आपको एक टेक्निकल सवाल दिया जाएगा जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना होगा। P3 का मतलब है इस पर डिटेल्ड लंबी चौड़ी केस स्टडी दी जाएगी। आपके कोर्स में P3 कोई भी नहीं है क्या सर? या P1 है या P2 है। T1 और T2 का मतलब क्या है? T1 का मतलब है मैक्सिमम 8 नंबर का सवाल। T2 का क्या मतलब है? मैक्सिमम 20 नंबर का सवाल।
और मेरे बच्चों T3 का मतलब है मैक्सिमम 25 नंबर का सवाल। आपके कोर्स में ना T3 है ना P3 है, ठीक है जी। 25 नंबर का कोई सवाल नहीं आएगा, सवाल आएंगे सर मैक्सिमम 20 नंबर के, और 20 नंबर का सवाल भी शाज़ो नादिर ही आता है, नहीं आता आमतौर पर। 17-18 नंबर का मैक्सिमम सवाल आता है। ये सारे चैप्टर्स हैं जिससे 35 से 45 नंबर का एरिया टेस्ट किया जाएगा, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है जी। और इनमें मेरे हिसाब से सर सारे के सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो जिनमें पोटेंशियल है कि जिसमें बड़ा सवाल भी आ सकता है और छोटा भी आ सकता है सर। लेकिन जब 8 नंबर का जैसे T1 है, ये इससे कभी भी 20 नंबर का सवाल नहीं बन सकता, इससे कभी भी 20 नंबर का सवाल, इससे मैक्सिमम कितना नंबर का सवाल बन सकता है? आप यकीन करें 3 अटैम्प्ट पहले जॉब ऑर्डर का सवाल हमारे पास आया हुआ है तकरीबन 14 नंबर का। अब आप सोचेंगे कि यार ये क्या बकवास है, T1 दे के मैं तो छोड़ के चला गया था, ये ऐसा है नहीं। लेकिन अगर आप उसके अंदर देखें, उससे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में 8 नंबर की एंट्रीज लेबर से रिलेटेड पूछी है और उससे उसको काउंट किया कि ये लेबर का टॉपिक है, ठीक है। तो भैया अगर आप एक छोटा टॉपिक भी छोड़कर जा रहे हो ये सोच के कि भाई इससे पेपर नहीं बनेगा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाईजान ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लंबा चौड़ा हिसाब किताब उससे बन के आ जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। एक सवाल के अंदर एग्जामिनर 3-4 टॉपिक डाल के टेस्ट कर सकता है, ठीक है जी। और आपको ये फील होगा कि यार ये टॉपिक, ये सवाल है किसका जॉब ऑर्डर का। अभी आप देखें ना, एक बड़े सवाल में एग्जामिनर ने क्या किया, प्रोसेस के साथ साथ मार्जिनल एब्जॉर्प्शन उठा के पूछ लिया, ठीक है जी। तो भैया आपको मैं बता दूं प्यारे भाई, आपको ये चीज़ें देख के जानी पड़ेंगी, ठीक है जी। ये कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, पक्का आगे बढ़ जाऊँ मैं। ICAP पेपर ऐसा बनाता है कि बच्चा 50 मार्क्स मुश्किल से, देखो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, उसमें अगर आप ICAP से ये एक्सपेक्ट करोगे कि भाई ICAP आपको जो है ना एक बड़ा बेसिक सा पेपर बना के दे देगा और पूछेगा चलो मेरा बच्चा बता दो जरा 2 और 2 कितने होते हैं, और आप उसको कहोगे सर 2 और 2 कितने होते हैं, सर वो 4 होते हैं, और वो आपको कहेगा वेरी गुड मेरा बच्चा, ये ले सर्टिफिकेट और चला जा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा यार। अभी मेरी बेटी ACCA का पेपर देकर आ रही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और यकीन करो वो बच्ची बेचारी सुबह से लेकर रात तक पढ़ने वाली बच्ची है, हिल गई वो उसने कहा इतना मुश्किल पेपर आया, हाथ पांव तो मैंने मार लिए, देखेंगे पास होता नहीं होता। मैं यकीन करो हैरान हो गया। लेकिन है ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है भाई, इसमें मामलात ऐसे होते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये 8 टॉपिक हैं, इस 8 टॉपिक में से 35 से 45 नंबर का पेपर बनेगा ऑन एवरेज। मेरे हिसाब से इससे 35 नंबर का पेपर ही बनता है, ये लोअर एंड पे ही टेस्ट होता है। लास्ट अटेम्प्ट में सर इससे बड़ा सवाल आया है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी टेस्ट हुई है, लेबर भी टेस्ट हुई है, ये तीन टॉपिक्स टेस्ट हुए हैं, ओवरहेड भी टेस्ट हुआ है सर, ठीक है जी। ये 4 हमारे टॉपिक जो है वो टेस्ट हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा जनाब, हमारे पास सर इसके बाद जो सेकंड एरिया है सर कोर्स का, ये कॉस्ट फ्लोज है, इसके नंबर है 20 से 30। इसमें भी एक लंबी लिस्ट है 5-6 टॉपिक्स की सर, ये 4 टॉपिक्स की लिस्ट है, प्रोसेस, जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स, टारगेट कॉस्टिंग और स्टैंड कॉस्टिंग। ये 2 टॉपिक एग्जामिनर आमतौर पे मिला के टेस्ट करता है, ठीक है जी। लेकिन अब चूंकि ये आ चुका है जनाब अलग से एक ग्रुप बी का सब्जेक्ट बन चुका है, तो पुराने ज़माने में जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स के इतने गंदे और टेढ़े सवाल आते थे जो एग्जामिनर ने मुकम्मल बंद कर दिए जब आपका ये CA में उठा के उसने ग्रुप A में डाल दिया था। तो अब कोई बात नहीं है कि आप इस तरह के लेंदी और बड़े सवाल सिर्फ और सिर्फ जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स पे भी देखें, ठीक है जी। अच्छा सर, फिर हमारे पास टारगेट कॉस्टिंग का जो है वो परसेंट वो T1 से उसको T2 कर दिया है, ये छोटा एक चेंज है। और सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारे पास ये 4 एरियाज हैं। लास्ट अटेम्प्ट में सर इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेस्ट हुआ है छोटे सवाल में, और आप ये कह लें कि प्रोसेस कॉस्टिंग तो अलग से टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के साथ टेस्ट हुआ है। तो इन 4 टॉपिक्स में से आम तौर पे एग्जामिनर 2 के करीब टॉपिक टेस्ट, 9 सवाल होते हैं पेपर में, ऐसा। ये कॉपी करना है तो कर लो ऑनलाइन वालों। सर लास्ट अटेम्प्ट की बुक रेलेवेंट है? नहीं सॉरी यार, नहीं है रेलेवेंट, ठीक है। मैं अभी अपने हिसाब से कॉस्टिंग बढ़ाऊंगा और अभी थोड़ा सा हम इसको जो है वो ऐसा लेके चलेंगे कि ठीक ठाक मुश्किल चीज़ें हम कवर करेंगे। कॉस्टिंग की क्लास भी मैं 2 घंटे की रखूँगा, ये हमारी मजबूरी है।
आगे बढ़े हम। सुदैश भाई रिज़ल्ट मैं इस दफ़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अच्छा रिज़ल्ट, ठीक है ना। आपने तो FAR 2 भी दिया था ना अभी। मैं एक बात बोलूं, मुझे लगता है कॉस्टिंग बहुत लोग पास हो जाएंगे। FAR 1 में कोई सीन ना हो जाए, हैं? ग्रुप बी के लिए क्राइटेरिया ये भैया कि आपके कोई 2 पेपर पास हों, ठीक है जी, पुराने वाले ग्रुप ए से भी, कोई टेंशन नहीं है उसका, ठीक है। हैं? हाँ अभी आ जाएगा सब। अच्छा जी, फिर हमारे पास सर इसमें तीसरा जो एरिया है सर, ये है मेन एरिया, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन। सर इससे हमारे पास जो है वो तकरीबन 35 से 45 नंबर का एरिया टेस्ट होगा, और ये 35 से 45 नंबर के एरिया में सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स है बस। सर एक कराची के कॉलेज के टीचर्स हैं, वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन में होंगे तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे। आप उनको मेरी तरफ से एक, क्या मैं बोलूं अभी भाई, इलेक्शन जो है वो ऑनलाइन इलेक्शन है, मुझे जाना नहीं है कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए, मैंने कहीं जाके तकरीरें नहीं करनी है। ये नाम तो बताओ, ये है कौन यार, ये कौन फैला रहा है? ICAP का इलेक्शन है बेटा, मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इस दफ़ा, ठीक है। जीत गया तो मैं काउंसिल मेंबर बन जाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर देखेंगे क्या हिसाब किताब है। हैं? वोट आप लोग नहीं दे सकते ना, आप लोग अगर वोट दे सकते होते तो मैं तो, ठीक है ना, चेयरमैन बन जाता है ICAP का। वोट देते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाइड, और अल्लाह का शुक्र है कि करंट लॉट में तकरीबन कोई 2700-2800 बच्चा ऐसा है मेरा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका है, ठीक है। तो चलो जी आगे बढ़े हम दोस्त। अच्छा जी, अब हमारे पास सर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सर जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। देखो मैं एक 4-5 मिनट की एक डिस्कशन आपसे करने जा रहा हूँ। देखिए हमारे पास एक सब्जेक्ट हुआ करता था CAF 8, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 2013 से लेके 2021 तक रहा वो सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट के सिलेबस में 16 से 17 टॉपिक्स थे, और उसका इतना गंदा और इतना टफ पेपर आता था कि कभी एग्जामिनर करता ये था कि 5 सवाल पूछ लेता था टोटल पेपर में, 25-25 के 2, और बाकी जो है 50 नंबर जो है वो 3 सवालों में बांट देता था। कभी वो ऐसा करता था कि 10 सवाल पूछ लेता था, ना फॉर्मेट कांस्टेंट, ना पैटर्न, ना फॉर्मेट कांस्टेंट, ना टॉपिक क्या पता कि यार कितने सवाल आएंगे, किस टॉपिक से कितने नंबर के सवाल आ सकते हैं, कुछ नहीं पता था। ये P1 T1 ये तो अभी डला है सिलेबस के अंदर, ये 2021 के बाद ये सारे मामला आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको तैयारी कराऊंगा उसी लेवल की, और ये अब हमारी मजबूरी बन गई है। कोई 3-4 अटैम्प्ट्स पहले जब ICAP के पेपर आसान आना शुरू हुए ना, ठीक है तला मेरा बच्चा, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, ये 3 से 4 अटैम्प्ट्स, 5 अटैम्प्ट पहले तक मैं मेरी किताब में कुछ 100 सवाल ऐसे थे जो ठीक ठाक टफ क्वेश्चंस थे। तो मेरे बारे में मार्केट में एक चीज़ मशहूर हो गई कि यार अहमद रज़ा ना स्लो लर्नर्स के लिए नहीं है, यार ये इतनी मुश्किल चीज़ें कराता है, यार इतनी टेढ़ी चीज़ें कराता है, यार पेपर में तो देखो कुछ नहीं आ रहा। अब यार सीधी बात है, मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, मैंने कहा यार पेपर तो आसान आ रहा है, मैं इतना टफ करा रहा हूँ तो सही कह रहे हैं बच्चे, ठीक है जी, स्लो लर्नर के लिए नहीं है, ठीक है जी। तो लर्नर के चक्कर में हमने क्या किया, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, और हमने कहा यार सही कह रहा है बच्चा, मुश्किल नहीं आ रहा पेपर। हमने किताब में से 100-110 सवाल निकाल दिए कि हटा दो यार, यही रहने दो, इसी से बच्चा पास हो जाता। सब बच्चा पास भी हो रहा था। फिर एक झटका उसने दिया हमें मार्च 2024 में, झंझोड़ा उसने,
झंझोड़ने के बाद जो तूफ़ान बदतमीज़ी आई कैप के अगेंस्ट बच्चों ने किया फेसबुक पे, मैंने कहा यार आइंदा के बाद आई कैप नहीं पूछे, और वाकई ऐसा हुआ। उसकी अगली 2 अटैम्प्ट्स इंतहाई आसान है। आई वॉज अबाउट टू चेंज द मेथडोलॉजी, नहीं आसान आ रहा है। अब लास्ट अटैम्प्ट का जब पेपर आया, एक फैक्टर, और दूसरा सर ये जो हमारे पास अब पेपर की पोजीशन चेंज हुई है, दूसरा फैक्टर। अब अगर मैं आपको अपने पुराने मैनुअल से ही पढ़ाऊँ ना, तो फिर मैं समझता हूँ यार आपके साथ ज़्यादती होगी। फिर मैं शायद कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा बच्चा मैं पाकिस्तान में पढ़ाता हूँ, फिर मैं अपना नुकसान करूँगा। तो भाईजान आज मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँगा डिटेल में। क्लास हमारी जो है ना वो पहले हफ्ते के बाद से ही 2 घंटे की हो जाएगी। चीज़ें टेढ़ी होंगी, चीज़ें मुश्किल होंगी। भाईजान अगर आपने पढ़ना है और अगर आप स्लो वाले लर्नर हो तो फिर आप अपना हिसाब किताब खुद कर लो, ठीक है। ये लर्नर वर्नर स्लो और फास्ट नहीं होता, ठीक है जी। मसला ये होता है कि जहाँ कोई टेक्निकल चीज़ आती है आपको टाइम लगाना पड़ता है उसको समझने के लिए, और जो बंदा टाइम नहीं लगाना चाहता वो खुद को लेबल कर देता है स्लो लर्नर। और जो बंदा कहता है नहीं यार सर मुश्किल है, ठीक है मुझे नहीं समझ आया, पहली गो में, दूसरी गो में, तीसरी गो में समझ आ जाएगा। आप यकीन करें, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हमारा एक सब्जेक्ट है डाटा सिस्टम्स एंड रिस्क, ठीक है। जब ये इसका सिलेबस मेरे पास आया ना, तो ये था कोई जून का महीना चल रहा था। जून के महीने में इसके सिलेबस आई कि अपने लोगों को जून या जुलाई में बांट दिए थे, किताब नहीं आई थी अभी तक। तो मैंने उसके सिलेबस में जो जो चीज़ें देखी ना, मुझे लगा कि यार ठीक है मैं इसमें रिस्क का कंपोनेंट बहुत अच्छा करा दूंगा, क्योंकि मैं खुद रिस्क मैनेजमेंट जो है वो उसकी क्वालिफिकेशन है मेरे पास। डाटा बहुत आसान है। जो सिस्टम्स वाला है ना, इसमें 4-5 मेजर टेक्नोलॉजी है। क्लाउड कंप्यूटिंग है, ब्लॉकचेन है इसके अंदर, और एआई मशीन लर्निंग है इसके अंदर, ठीक है जी। और मेरे पास सर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बाकी सारी चीज़ें। मैंने कहा यार ये अगर मैं किताब से पढ़ के पढ़ाऊँगा ना तो मामला होगा ख़राब। अब आप सोचें मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने कहा मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं चीज़ों को सीखूँगा। मैंने यकीन करें यूडीमी से कुछ 7-8 कोर्सेज़ इन पूरे 3-4 महीनों के अंदर लिए हैं, और एक एक कोर्स का ड्यूरेशन किसी का 40 घंटे, किसी का 30 घंटे। मैंने डिसाइड किया था कि मैं रोज़ सुबह 2 घंटे इस कोर्स को दूंगा। मैं पढ़ा रहा हूँ कितने टाइम से, 19 साल से पढ़ा रहा हूँ। आप यकीन करें मेरे लिए वो 2 घंटे देना सुबह मुश्किल हो गया था। बंदा नहीं कर पाता, मुश्किल हो जाती है चीज़ें, लेकिन मैं लगा रहा यार देखो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये पहली गो में बच्चे को मुश्किल से समझ आती है। अच्छा मैं वो लेक्चर्स ले रहा होता था तो मैं सोचता रहा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है। फिर मैं क्या करता रहा, खुद को कहता आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। यही सिखाता है ना बच्चों को तू कि नहीं समझ आ रहा आगे जाओ, तो खुद पे भी तो अप्लाई कर। आगे गया मैं उसके 6ठे विंग में पहुंचा, चीज़ें देखी। फिर मैंने 4th विंग उठाया। यार मुझे उस वक्त जो है वो इनर जॉइंट समझ नहीं आया था, आउटर जॉइंट समझ नहीं आया था। अब मैं जब जाके देखा तो मुझे लगा कि हाँ यार अब चीज़ें जो है वो मुझे सेंसिबल लग रही हैं, क्योंकि जब मैं आगे चला गया तो मुझे पीछे की बहुत सारी चीज़ें बाद में क्लियर हुई। तो मैंने कहा यार ये तहम्मुल जो है ना अगर किसी बच्चे में है ना तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकता है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या, वो बीएफडी के पेपर क्या, वो दुनिया का हर पेपर पास कर सकता है। मसला यह है कि हम जब कहते हैं कि यार हम एक स्टॉप पे आगे रुक गए, नहीं समझ आ रहा, वी डोंट मूव टू द नेक्स्ट स्टॉप, हम जाते ही नहीं आगे। यकीन करें आगे जाने के बाद, मेहनत करने के बाद दोबारा पीछे आओगे ना, चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम जब एक जगह पे रुक गए, हम कहते हैं जी हम स्लो लर्नर हैं। स्लो लर्नर के चक्कर में आपके जो है वो मतलब नसीब खराब हो जाता है फिर। ठीक है जी, मेरे पास बेटा अच्छे अल्फाज कम ही होते हैं, तो आप ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें ये टाइम लगाया, मैं सीखा, मैंने चीज़ें देखी पढ़ी। क्यों मैंने ये नहीं चाहता कि मैं क्लास में आऊँ किताब की रीडिंग करूँ। यार मैं तुम लोगों को देखता हूँ, यार तुम लोगों के लिए मुश्किल चीज़ें हैं सारी, लेकिन अल्लाह के वास्ते थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ा सब्र रखो। और अगर आपने बेटा अपना टीचिंग लर्निंग टाइम का ना 70% आखिरी 2 महीने से पहले लगा दिया ना, किसी का बाप आपको फेल होने से नहीं, पास होने से नहीं रोक सकता। आप लोग करते हो सारा काम कब करना है, घुसाओ उसको आखिरी के 2 महीने में, नहीं हो पाएगा। भाईजान आपने अनसीन क्वेश्चंस की बेतहाशा प्रैक्टिस करनी है, बेतहाशा प्रैक्टिस करनी है। हम देखें एक सिलसिला शुरू करते हैं होमवर्क का, हम खुद बीच में सुस्त हो जाते हैं, दरमियान में कोई 5-6 टॉपिक्स के बाद वो हमसे मिस होना शुरू हो जाता है। इसको हम इस दफ़ा रिलीजियसली फॉलो करेंगे। और मैं सवाल दिया करूँगा घर से टेढ़े,
क्लास में मैं आपको खिलाऊंगा सादा चावल, और पेपर में ये घर के सवाल के लिए मैं आपको दूंगा घटिया तरीन, गंदा तरीन, टेढ़ा तरीन सवाल। आपने घर जाके उसको अटेम्प्ट करना है, फंसो उसके अंदर, जलील हो जाओ उसके अंदर, कोई टेंशन नहीं है, नहीं समझ आए कोई मसला नहीं है, लड़ना सीखो उस सवाल से। मेरे पास 80% बच्चा ऐसा था लास्ट टाइम, सॉरी टू से, जिसने सिर्फ अपने क्लास के लेक्चर्स लिए, 1 इंच वो आगे नहीं गया। बहुत रेयर कोई बच्चा होगा जिसने सारे होमवर्क लिए होंगे, सारे मॉक्स दिए होंगे। सर मैं हर वीक एक मॉक रखूंगा, ठीक है जी, शुरू से रखूंगा 1 घंटे का मॉक, फिर सर आस्ता आस्ता जब कोर्स बढ़ता जाएगा तो 2 घंटे का मॉक, फिर हम उसको ले जाएंगे 3। हमारा टारगेट ये है कि कम से कम 10 से 12 मॉक्स होने चाहिए, ये आपने देने। और मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह के वास्ते जिस बच्चे की मैथ्स वीक है वो सबसे ज़्यादा टाइम इस पर लगाएगा, आज मुझसे नोट कर लो, लिख के ले लो, ये पर्टिकुलर पेपर आपकी अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगवा देगा अगर आपने इसको तरीके से हैंडल नहीं किया, आपने इसको इसका ड्यू टाइम नहीं दिया, आपको लग पता जाएगा। अच्छा जी, फिर हम सर मैक के पास पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। एक सवाल होता था मुबीन लिमिटेड, बड़ा मेरा फेवरेट सवाल था। मैं कहता था ये अगर किसी से हो जाए ना तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सीए पैनल का हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। पिछले 3 अटेम्प्ट से मैंने नहीं कराया वो। क्यों? मैंने कहा अगर ये मैंने पेपर में दिया ना, ये मैंने मॉक में दिया ना, तो जो बच्चा मॉक देने आ रहा है ना, अगले अटेम्प्ट से वो भी नहीं देगा, अगला मॉक नहीं देगा, वो कहेगा यार ये क्या चीज़ है। मेरे प्यारे भाई, आपने मेरे साथ ये मुश्किल टाइम निकालना है, आपने सवालात करने हैं, आपने टेढ़े क्वेश्चंस करने हैं, आपने मेरे साथ वक्त लगाना है। देखो, अगर आज भी आप ये सोच रहे हो कि मैं हिसाब किताब हल्का रख के चला जाऊंगा, जैसे आमतौर पर 40-45% रिजल्ट है, सर मैं तो नसीब भी अच्छा है सर, मैं तो पैदा भी 12 रबीउल अव्वल के दिन हुआ था, ठीक है, अल्लाह ने आपको बड़ी बाबरकत दिन दिया है पैदा होने के लिए, वो सही है। लेकिन प्यारे भाई, एग्ज़ाम में पेपर के लिए आपको तैयारी करके जानी है, ठीक है जी, आपने छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे भाई। आपको जो काम दिया जाए खुदा के वास्ते साथ साथ करते जाना। अगर आपने मेरे नए मैनुअल के ना जो एडवांस क्वेश्चन है ना, वो 100 सवाल आपने अगर कर लिए ना इंडिपेंडेंटली, आप तैयार हो फिर पेपर के लिए, आप फिर पेपर के लिए तैयार हो, ठीक है जी। वादा है फिर हमारा कि जो मॉक्स और होमवर्क्स होंगे और जो ये चीज़ें होंगी वो आप जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, हैं, अगर आप रहे तो, हैं, इंशाल्लाह। अभी तो ये भी है ना कि आप, हमें पता भी नहीं है ना कि हम कॉस्टिंग पढ़ पाएंगे या नहीं, क्योंकि शायद ग्रुप ए से कनेक्शन अभी भी है ना। कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। आपका मैनुअल कब अवेलेबल होगा? मेरा मैनुअल अवेलेबल होगा सर आज से ठीक 20 दिन के बाद। अच्छा जी, फिर हमारे पास सर प्रैक्टिस सेट हमारा होगा, वो मैं आपको बता दूंगा सर। और ये बिल्कुल एक अच्छी बात है कि सर फेथ और एफ़र्ट होगी और अल्लाह की गाइडेंस होगी तो हम इंशाल्लाह अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ, और ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि प्यारे भाई, एक तो अपनी ज़िंदगी के अंदर ना थोड़ा सा डिसिप्लिन पैदा करो, ठीक है। डिसिप्लिन इन द सेंस ये कि आपको पढ़ने का टाइम, आपके चीज़ों का हिसाब किताब ऐसा होना चाहिए जो डे वन से आपको पता होगा मैंने इस वक्त बैठ के पढ़ना है, मैंने इस वक्त क्लास लेनी है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, डिसिप्लिन लाइफ बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत दिखाई ना, जब अल्लाह ने जन्नत बनाई तो जिब्राईल को दिखाई और कहा कैसी है। तो हज़रत जिब्राईल ने कहा कि या अल्लाह, इधर कौन नहीं आना चाहेगा, ये तो बहुत ज़बरदस्त जगह है, कौन नहीं आना चाहेगा इधर। फिर उनको दोज़ख दिखाई गई और उन्होंने कहा जी ये कौन ऐसा बदबख्त होगा जो इधर आना चाहेगा, ऐसा है नहीं। तो फिर अल्लाह ने उनको जन्नत का रास्ता दिखाया कि भाई 5 वक्त नमाज है, ये रोज़ा ज़कात और रोज़े हैं, ये फ़र्ज करूँगा मैं इंसानों के ऊपर, वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट इबादत होंगी। आप यकीन करें, हज़रत जिब्राईल ने कहा कि ये कौन होगा जो ये कर पाएगा, कौन सा ऐसा इंसान होगा जो ये कर पाएगा। 5 वक्त नमाज है ना, है आसान है, 15 मिनट लगते हैं नमाज पढ़ने में। 99% मुसलमान 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? नमाज में टाइम का मसला है कि आप एक टाइम पे पढ़ेंगे, तो जब आप
वो नमाज़ पढ़ना शुरू करते हो ना तो आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से इबादत को कर रहे होते, ऐसा है या नहीं? तो भैया आप जब अपनी पढ़ाई में भी इतने ऑर्गेनाइज हो जाओगे ना कि आपको पता होगा कि जी मैंने इतने घंटे आज देने, इतने घंटे कल देने, मैंने सवाल करके सोना है, मैं इसके बगैर नहीं सोऊंगा भाई, ये मैं करके सोऊंगा, चाहे रात के 3 बज जाए 4 बज जाए, मैंने ये कंप्लीट करके सोना है। आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, आपके लिए इंशाल्लाह ताला रिजल्ट अलग होगा। एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। आपको मैं एक बंदा रिकमेंड कर रहा हूँ, उसकी कोई एक आध वीडियो ज़रूर देखना, और वह है खबीब, जो MMA का फाइटर है ना, उसको किसी ने नहीं हराया आज तक, एक बंदा नहीं हरा पाया उसको। फिजीक उसकी बहुत ज़बरदस्त है, नहीं नॉर्मल से फिजीक है फिर क्या है सर, क्या ऐसा उस बंदे के पास है जो अनकॉन्करेबल रहा है सर, वो किसी ने उसको कॉन्कर नहीं किया। आप उसकी एक वीडियो सुनो, उसने कहा जी कुछ लोग पैसे को चेस करते हैं, कुछ जो है वो अपोजिट जेंडर को चेस करते हैं। उसने कहा कुछ लोग जो है वो डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारते हैं। डिसिप्लिन्ड लाइफ लोगों के लिए बोरिंग बहुत होती है, लेकिन आप यकीन करें वंस वो डिसिप्लिन्ड लाइफ पे चल पड़ते हैं, उनकी एडिक्शन बन जाती है, फिर वो नहीं हिलते अपने चीज़ों से। बस वो एडिक्शन वाला लेवल जिस दिन आपका आ गया ना, आप यकीन करें अल्लाह ताला ने उस इंसान को सबसे सुपीरियर लेवल दिया होता है माशरे में, ठीक है जी, या ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखें जिस बंदे के अंदर डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं गया तो मुझे उसका CFO नज़र आया, टेक्निकली इतना साउंड नहीं था, वो ऑडिट करने में गया था, तो मैं अपनी टीम को आके कहा, मैंने कहा यार एक नंबर का फुद्दू CFO है यार, ये क्या करता होगा, टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसके इतने वीक है। मैं इसके बाद भी डिस्कशन करने गया किक ऑफ मीटिंग में, मुझे लगा कि यार ये बंदा नहीं यार। आप यकीन करें हमने जब ऑडिट शुरू किया तो मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे कॉम्प्रीहेंसिव, साफ़ सुथरे, टू द पॉइंट, एज पर स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस कंपनी में देखे। क्यों? उस बंदे ने ऐसा सेटअप रखा हुआ था, इतना डिसिप्लिन काम रखा हुआ था कि जब उस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन होती थी वो फ़ौरन से उसकी रिपोर्ट तक जाती थी। मतलब उससे इस तरह का सेटअप बनाया हुआ था, उसके सॉफ्टवेयर इतने स्ट्रॉन्ग थे कि जब हम ऑडिट करने गए ना, हमने कहा यार नहीं यार, इससे ज़्यादा अच्छा काम हमें किसी ने करके नहीं दिया। आपको पता है ऑडिटर का सबसे बड़ा मसला क्या होता है? ऑडिट के दौरान आप मैनेजमेंट के पास जाते हैं, मैनेजमेंट को कहते हैं जी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन दे दें। मैनेजमेंट आपको क्या कहती है पता है? हमने नहीं बनाई है, खुद बना लूँ। क्या करो? आप बोलते हो मैं तो ऑडिटर हूँ, मैं तो चेक करने आया हूँ, मैं तो चेक करने आया हूँ, मेरा काम थोड़ी आपके रिपोर्ट्स बनाना। तो वो कहता है नहीं हमने तो नहीं बनाया। हम कहते हैं जी हमारा काम नहीं है, ऐसा है नहीं है। तो ऑडिटर इज नॉट सपोज टू प्रिपेयर बुक्स फॉर द मैनेजमेंट। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है पता है? आप जब उसको कोई डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन दे दें, वो कहता है नहीं बनाई। आप कहते हो यार मैं तो नहीं बनाऊंगा, वो कहता है मेरी हिसाब से डेप्रिसिएशन 0 है। मैनेजमेंट क्या कहती है? मेरे हिसाब से डेप्रिसिएशन 0 है। अगर आपके पास कोई अलग फिगर है तो ले आए। अब ऑडिटर क्या करता है? जाता है फिगर बना के लेकर आता है, कहता है मेरे हिसाब से ये, कहता है हाँ लाया भाई यही है, हमारे हिसाब से भी ऐसा है। आप यकीन करो मैंने उस बंदे में एक चीज़ देखी कि उसकी कंपनी ने वाकई सारी वर्किंग्स खुद बनाई हुई थी। मुझे लगा कि यार बंदे में अकल कम हो, बंदे में टैलेंट कम हो, बंदा डिसिप्लिन्ड हो ना, अल्लाह उसको चीज़ें अचीव करवा देता। मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह के वास्ते आप डिसिप्लिन्ड हो जाए, ठीक है जी। सर हम अल्लाह का नाम लेके अपनी पहली क्लास का आगाज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। ये सारी प्रेजेंटेशन हमने देख ली। हम स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों ब्रेक इवन से, और ब्रेक इवन के बाद हम डायरेक्ट जाएंगे डिसीजन मेकिंग के ऊपर, ठीक है। पहले बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ सर। आई होप आपको जो है ना वो पुरानी चीज़ें याद होंगी। मुझे बताएं, हमारे पास बच्चों वाली छोटी छोटी चीज़ें हम देख रहे हैं सर। सर हमारे पास बिज़नेस के जो टाइप्स हैं वो हमने MFA में पढ़े, कुछ और थे। क्या थे MFA में? हमने बिज़नेस टाइप्स पढ़े, एक सोल प्रोप्राइटर होता है, एक पार्टनरशिप होता है, एक कंपनी होती है। यहाँ हम इस तरह नहीं देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे हमारे पास 2 किस्म के बिज़नेस हैं। एक है ट्रेडिंग बिजनेस। कौन सा बिजनेस? ट्रेडिंग बिजनेस का क्या मतलब होता है? ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब होता है प्यारे भाई, ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब होता है एक मार्केट से चीज़ खरीदना और दूसरी मार्केट में उठा के उसको बेच देना। तो ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर अपना प्रॉफिट कैसे बनाता है? सर वो एक मार्केट से चीज़ खरीदता है, ठीक है जी। इससे चीज़ खरीदेगा कितने की? इससे चीज़ खरीदेगा मिसाल के तौर पर सर 10 रुपये की।
आगे जाके कितने में बेच देगा, आगे जाके बेच देगा सर इसको 15 रुपये में, 20 रुपये में, ऐसा। तो एक मार्केट से चीज़ खरीदता है और दूसरी मार्केट में उठा के बेच देता है। इसकी कॉस्टिंग बहुत आसान है, इसकी कॉस्टिंग बहुत आसान है। ट्रेडिंग कंपनी की कॉस्टिंग करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कॉस्ट का मेजर कंपोनेंट क्या होता है, परचेज कॉस्ट। कितने की खरीदी एक चीज़, 10 रुपये की, बेची कितने में, 15 रुपये में। तो सर इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस की अकाउंटिंग करना बहुत आसान है। सर क्या हमारे कोर्स में ट्रेडिंग बिजनेस में चीज़ें आती हैं? हाँ सर, पिछले कोर्स में आती थी। EOQ का 90% ट्रेडिंग बिजनेस के हिसाब से चलता था। हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो ट्रेडिंग बिजनेस के हैं, लेकिन सर अब उसके अंदर भी हम क्या देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देखेंगे। ट्रेडिंग बिजनेस आसान है, कुछ नहीं बनाना, करना क्या है, एक जगह से चीज़ खरीदनी है और दूसरी जगह उठा के बेच देनी। इसकी अकाउंटिंग बहुत आसान है। लेकिन सर जब हमारे पास बात आती है किसकी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सर फंक्शन है किसका, मैन्युफैक्चरिंग का, और सर बनाना भी खुद है। क्या करना है सर, कैसे बनाना है? जी मुझे बताएं क्या करना है। रॉ मटेरियल लेना है, फिर क्या करना है उसको, रॉ मटेरियल सर आपने लकड़ी ली, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, फर्नीचर में। फर्नीचर क्या है, हमारी फिनिश प्रोडक्ट्स है। मुझे बताएं हमारे पास खर्चा किस किस टाइप का होगा इसमें। मटेरियल लेंगे हम, लकड़ी ली हमने, फिर मजदूर को बुलाएंगे, काटो इसको, फिर सर फिर इस पर हम कीले लगाएंगे, फिर इस पर हम सर सोल्यूशन लगाएंगे, फिर इसकी हम फिनिशिंग करेंगे, 10 काम करेंगे। उसके बाद जाके क्या तैयार होगा, हमारा एक प्रोडक्ट तैयार होगा सर, और इसके बाद हम उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। तो मुझे बताएं इसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें आपको देखनी है, और सर जब बेचने जाओगे तो आराम से चीज़ बिक जाएगी। लेकिन मुझे बताएं सर किसकी अकाउंटिंग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। क्यों? क्योंकि इसमें मटेरियल का खर्चा भी आपने देखना है, लेबर की अकाउंटिंग भी आपने करनी है, और सर बहुत सारे काम आपने करने हैं। लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर ये मामलात सर इस पर्टिकुलर आइटम में खुदा के वास्ते हर पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपने चीज़ों को लेके चलना है। किस कॉन्टेक्स्ट में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में। आपको अभी थोड़े टाइम पहले सर जब हम, बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे बैठे हुए जिन्होंने लास्ट टाइम का पेपर शायद दिया हुआ भी है, वो एडमिट करेंगे कि सर हमारे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हमने सिर्फ क्या करना था, ट्रेडिंग बिजनेस देखना था, चीज़ खरीदनी थी, आगे बेचनी थी। एक हमारा टॉपिक है EOQ का, सारा वो जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस के ऊपर था। बहुत शाज़ो नादिर उसमें कोई मटेरियल की चीज़ें आती थी। लेकिन जब पेपर आया उसने कहा जी एक फिनिश गुड्स बनता है, उसके 2 रॉ मटेरियल हैं। तो भैया इस दफ़ा हम अपना पूरा कोर्स शेड्यूल करेंगे, पूरा कोर्स जो है वो हम उस पर रखेंगे, किस पे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे रखेंगे। ऐसा, ये बात समझ आती है? सर ये किसी ने कॉपी करना है तो कर लें। ट्रेडिंग बिजनेस के लिए एक लाइन अपने पास लिख दें कि ट्रेडिंग बिजनेस वो बिजनेस है जिसमें एक मार्केट से चीज़ खरीदते हैं और दूसरी मार्केट में हम उठा के बेच देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम क्या करते हैं सर, रॉ मटेरियल लेते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद उसको फिनिश गुड्स बनाकर बेचते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, एक बच्चे का एक अटैम्प्ट में पेपर फेल हुआ 48 में, वो अगले अटैम्प्ट में मेरी क्लास में बैठा हुआ था, और ऐसे ही बैठा हुआ था जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है, कॉपी वॉपी बंद करके सब कुछ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अगली अटैम्प्ट में जो पेपर दोगे उसमें कितने नंबर लेने, 2 लेने या 50 लेने? 50 पूरे लेने ना। तो 50 पूरे लेने तो मेहनत भी कितने वाली करनी है, 50 वाली करनी है, 2 वाली तो नहीं करनी है ना। या तो ऐसा हो कि भाई जब 50 पूरे हो जाएं टोटल ओवरऑल तो आप जो है वो पास कहलाएंगे। तो हमने कहा जब 48 लास्ट टाइम ले लिए तो इस दफ़ा हम जाके क्या करेंगे, 2 नंबर लेने। तो सवाल ही हम छाप के आ जाएंगे तो भी 2 नंबर मिल जाएंगे। तो भैया आपने जो चीज़ें क्लास में पढ़नी है ना वो उसको नोट भी करना है। समझ आ गई बात? बड़े मांगे दोस्त, आपकी बुक कैसे मिलेगी? ऐसे, मतलब ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा उसको। नहीं नहीं नहीं, आमना नहीं। बड़े मांगे मेरे बच्चों, क्या हम आगे बढ़ जाएं मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा मेरे प्यारे भाई, एक बहुत ही बेसिक डिस्कशन हम और करने जा रहे हैं। गौर से सुनना। क्या हो गया? हमारी क्लास है कितने बजे तक? 3 बजे तक है ना? 3 बजे तक है ना?
ऑनलाइन कैसे मिलेगी? हम अपनी वेबसाइट पे आपको किताब का एक्सेस देंगे सर, वहाँ से आपको बाय करनी पड़ेगी। 62 मार्क का अटैम्प्ट किया है और कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बाकी ग्रुप आपके तीनों पेपर्स ठीक हो गए हों तो कॉम्बो क्या रखूँ? मैं क्लास के बाद आपको बता देता हूँ। क्लास के एंड में जब 10 मिनट रह जाएँ तो हम ये कॉम्बो वम्बो पे बात कर लेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सर, हमारे पास एक ट्रेडिंग बिजनेस है, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। एक बात बताएं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप जाते हो, क्या नज़र आता है आपको एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में? मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर नज़र आता है उसका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसको हम क्या कहते हैं उर्दू ज़ुबान में? फैक्ट्री कहते हैं। ऐसा फैक्ट्री में क्या बनती है भैया? गुड्स बनती हैं। इस फैक्ट्री से बनी हुई गुड्स कहाँ जाती हैं? इस फैक्ट्री से बनी हुई गुड्स जाती हैं हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में, वेयर हाउस जाती हैं, और वेयर हाउस से क्या होता है? हम इसको बेच देते हैं। फिर सर हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट के बाद जब चीज़ें बिक जाती हैं तो पैसे कौन कलेक्ट करता है? सर ये हमारा करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, या दूसरे अल्फाजों में एडमिन डिपार्टमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, फैक्ट्री में बनती हैं गुड्स, गुड्स बेचने के लिए हम सेल्स डिपार्टमेंट की सर्विसेज लेते हैं, और फिर सर हमारे पास सारा अकाउंटिंग, सारा हमारे पास सर जो ऑडिट है, वो सारे काम किस में हो रहे होते हैं? फैक्ट्री में क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। सेल्स डिपार्टमेंट में क्या हो रही है? बेचने के ऊपर काम हो रहा है। इनका सिर्फ फोकस ये है कि अपनी बनाई हुई गुड्स हमने क्या करनी है? बेचनी है। कस्टमर की प्रेफरेंसेस देखनी है, उसके हिसाब से सर हमने जो है वो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गाइड करना है कि वो गुड्स बनाए, और गुड्स बनने के बाद फिर हमने क्या करनी है? बेचनी है उनको। ठीक है जी। एडमिन डिपार्टमेंट एक जनरल टर्म है। एडमिन डिपार्टमेंट में वो सारे के सारे काम आ जाते हैं जो प्रोडक्शन और सेल्स के अलावा हैं। मुझे बताएं, मेरे पास सर लीगल डिपार्टमेंट कहाँ होगा? एडमिन में होगा। सर मेरे पास मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट कहाँ होगा? एडमिन में होगा। मेरा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कहाँ होगा? एडमिन में होगा। सर मेरा जो सेक्रेटेरिएट है, यानी सर हम जो खत वत लिख रहे होते हैं, कभी एक को कभी दूसरे को, सारे डिपार्टमेंट मुझे कहाँ नजर आएगा? सर एडमिन में नजर आएगा। तो मुझे एक चीज़ ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एक फैक्ट्री का सेटअप ऐसा है, अब बताओ एक कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सेटअप ऐसा है, इसको हम क्या कहते हैं? तीनों को हम क्या कहते हैं? फंक्शंस। क्या कहते हैं? फंक्शंस कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक चीज़ ये बताओ, हमारे पास फंक्शन कितने हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में? 3। फैक्ट्री का फंक्शन, सेल्स का फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। जो खर्चा फैक्ट्री में हो रहा है, जो खर्चा फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, जो खर्चे यहां हो रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको उन खर्चों को हम क्या कहते हैं जो फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं? ये कहलाते हैं सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये क्या कहलाती है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऐसा। और सर मेरे पास जो इन 2 डिपार्टमेंट्स में खर्चा हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? ना, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। फंक्शन का मतलब फैक्ट्री, सेल्स और एडमिन। फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। कौन सी? सर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो कॉस्ट जो फैक्ट्री के अंदर इनकर हो रही है, और सर जो फैक्ट्री के बाहर एडमिन और सेल्स में इनकर हो रही है, वो क्या जी? वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऐसा है, ये बात समझ आती है? अच्छा, इस पर थ्योरी के सवाल तकरीबन, अच्छा ये मैं आपको बता दूं ऑफ हैंड, इसके पेपर में MCQs भी ऐड होने जा रहे हैं शायद। ठीक है, कॉस्टिंग के पेपर में 10 मार्क्स के MCQs भी ऐड होने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये मुझे ये फीलर है, क्योंकि इसका भी नया मॉडल पेपर आएगा आपके पास। ठीक है जी, और मैं आपको बता दूं कि इसमें तकरीबन 18 से 20 मार्क्स जो है वो थ्योरी के भी शायद टेस्ट हो। ठीक है जी, इन दैट सेंस के किताब के अंदर अब आपको थ्योरी इसलिए भी पढ़नी पड़ेगी कि MCQs में थ्योरी टेस्ट होती है। तो भैया आप जो है ना वो थोड़ा सा अल्लाह के वास्ते जो चीज़ें पढ़े ना, उनको उनके शॉर्ट नोट्स आप बनाते हुए चले जाएं साथ में। ठीक है जी, ये इतना सब कुछ बताया तो सही मैंने यूज़र भाई। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कहाँ इनकर हो रही है? वो फैक्ट्री के अंदर इनकर हो रही है। फैक्ट्री के बाहर जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो कौन सी है सर? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी हम ज़रा अगर कुरे दें तो बताओ, फैक्ट्री में क्या हमारे पास रॉ मटेरियल आता है? आता है सर, आता है रॉ मटेरियल। सर मिसाल के तौर पर मैं प्रोड्यूस करता हूँ ये मोबाइल फ़ोन्स, एप्पल कंपनी हूँ सर मैं, ये मोबाइल फ़ोन्स में प्रोड्यूस करता हूँ। मुझे बताओ, मेरे पास इस मोबाइल फ़ोन को प्रोड्यूस करने के लिए सर कितने टाइप के खर्चे इस पे आते होंगे? ये मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कौन कौन सा मटेरियल, छोड़ो उसको, पानी बेचते हैं सर हम, बताएं इसमें रॉ मटेरियल क्या है सर? सर ये पानी है सर। ऐसा हर
रॉ मटेरियल को मैं उर्दू ज़ुबान में डायरेक्ट मटेरियल कह दूं। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो इस प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल हुआ और इसमें मौजूद है फिजिकली। इसमें क्या मौजूद है सर? पानी मौजूद है, ये एक मटेरियल है। फिर प्लास्टिक मौजूद है सर, ये एक मटेरियल है। और सर ये जो प्लास्टिक चिपका हुआ है ये एक मटेरियल है, इस पर जो गोंद लगी है वो एक मटेरियल है। यानी वो मटेरियल जो प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल हुआ और प्रोडक्ट में क्या है? मौजूद है, फिजिकली ट्रेसेबल है, तो सर हम उसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल के लिए अगर एक लफ्ज हम देख लें तो वो क्या है जी? फिजिकली ट्रेसेबल है, तो हम उसको क्या कहेंगे जनाब? डायरेक्ट मटेरियल। मैं आपको फिर एक बात बोलूंगा प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने लास्ट अटेम्प्ट का पेपर दे दिया है और वो बेचारे दिल बर्दाश्त हैं, उनको लगता है कि वो पास नहीं होंगे, यकीन करो अगर आपको ये लगता है कि आप इस सब्जेक्ट को ऐसे नहीं लेके चलेंगे कि ये बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है, आपको दोबारा बैठना पड़ेगा। ठीक है जी, आप बिल्कुल ऐसे बन जाएं जैसे आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ऐसे मजदूर बन के आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे। सर जब इनिशियल लेक्चर्स होते हैं लोगों को लगता है कि यार ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मैंने। भाईजान आप उस पर भी उतने ही लेवल की मेहनत करें जितने लेवल की मेहनत एक नया बंदा करता है। ऐसा अब मुझे बताएं सर मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल क्या है? वो मटेरियल जो प्रोडक्ट में फिजिकली ट्रेसेबल है। मुझे एक चीज़ ये बताएं सर, अगर मैं मिसाल के तौर पर एक बिस्किट अपने हाथ में रखता हूँ, उस बिस्किट में रॉ मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल क्या है सर? आटा, मैदा है सर, उसमें चीनी है, उसमें ज़ीरा है, ये सारी चीज़ें क्या है जो प्रोडक्ट में फिजिकली ट्रेसेबल है, वो क्या है जी हमारे पास? डायरेक्ट मटेरियल। ऐसा क्या कोई ऐसा मटेरियल भी है जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हुआ हो और वो फिजिकली प्रोडक्ट में ट्रेसेबल ना हो? मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ सर कि बिस्किट बनाने पे हमारे पास जो है वो डीजल भी इस्तेमाल हुआ होगा। डीजल कहाँ इस्तेमाल हुआ होगा सर? मशीनों के अंदर या उस भट्टी के अंदर सर, जिसको हमने जलाने के लिए जो है वो आग का इंतज़ाम किया है, मशीन हमने लगाई होगी, जनरेटर लगाया होगा हमने। ठीक है जी, तो क्या इस्तेमाल हुआ होगा उसमें? सर डीजल भी इस्तेमाल होगा। केक बनाने में, बिस्किट बनाने में सर्फ भी इस्तेमाल हुआ होगा। कैसे सर? फैक्ट्री का फ्लोर धोने के लिए हमने क्या यूज़ किया होगा? सर्फ भी यूज़ किया होगा सर, हमने फिनाइल भी यूज़ किया होगा सर, हमने बहुत सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फैक्ट्री को चलाने के लिए हमने खर्चे किए होंगे। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ वो डीजल केक बनाने के लिए एक डायरेक्ट मटीरियल है? नहीं। तो डायरेक्ट मटीरियल के अलावा और क्या हो सकता है सर? इनडायरेक्ट मटीरियल। इनडायरेक्ट मटीरियल क्या है मेरे प्यारे भाई? ऐसा मटीरियल जो प्रोडक्ट बनाने में यूज तो हुआ लेकिन नॉट ट्रेसेबल। ऐसा लेकिन है ये भी क्या? मटीरियल है। डायरेक्ट मटीरियल जो प्रोडक्ट में फिजिकली ट्रेसेबल है, इनडायरेक्ट मटीरियल जो ट्रेसेबल, जो फिजिकली मौजूद लेकिन इस्तेमाल हुआ है। ऐसा है, ये जो भाई के सर पे टोपी पड़ी है इसमें डायरेक्ट मटीरियल क्या होगा सर? कपड़ा होगा सर, धागा होगा। ऐसा और लेबर मटीरियल है? लेबर मटीरियल तो नहीं है ना, ये किसी लेबर की उंगली लगी हुई है इसमें, है नहीं सर। इनडायरेक्ट मटीरियल क्या होगा सर? इनडायरेक्ट मटीरियल वो तेल होगा सर जो मशीन में डाला गया होगा ताकि मशीन की सुई तेजी से चले। ऐसा इनडायरेक्ट मटीरियल सर वो डीजल होगा जो जनरेटर में चला होगा, जिससे सर हमारी सिलाई मशीनें चल रही होंगी। तो सर डायरेक्ट मटीरियल वो जो फिजिकली ट्रेसेबल है, इनडायरेक्ट मटीरियल वो जो फिजिकली ट्रेसेबल नहीं है। अच्छा फिर मुझे बताओ, और कोई फैक्ट्री में खर्चा इनकर होता है? मटीरियल के अलावा कोई खर्चा इनकर होता है फैक्ट्री के अंदर? हाँ सर, क्या होता है? ना लेबर होता है सर, डायरेक्ट लेबर। कौन है जी डायरेक्ट लेबर? सर अगर मैं इस फैक्ट्री को देखूँ ना, गौर से सुनना मेरे प्यारे भाई, अगर आप इस फैक्ट्री के स्ट्रक्चर को देखें ना तो यहाँ मजदूर काम करते हैं सर। सर मजदूरों के साथ साथ एक सुपरवाइजर भी होता है। ये कौन होता है जी? सुपरवाइजर कौन होता है? जो इन मजदूरों से काम कराता है लेकिन खुद काम नहीं करता। सर एक गार्ड भी बाहर खड़ा होता है फैक्ट्री के। मुझे बताएं ये सुपरवाइजर और गार्ड क्या ये प्रोडक्शन कर रहे हैं? खुद नहीं कर रहे हैं सर। ये वाले जो मजदूर हैं ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, बजाते खुद प्रोडक्ट को अपने हाथों से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा तो मुझे बताएं जो अपने हाथों से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट लेबर। और सर जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है लेकिन प्रोडक्ट को खुद बना नहीं रहा,
इसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर क्या है जी? डायरेक्ट लेबर क्या है जी? डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन, ऐसा। फिर हमारे पास एक और कॉस्ट है सर, क्या नाम दें उसको हम? इनडायरेक्ट 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 लेबर। इनडायरेक्ट लेबर कौन है भाई? इनडायरेक्ट लेबर कौन है मेरे प्यारे बच्चों? सर जो सर फैसिलिटेट कर रहा है प्रोडक्शन को बट नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व। ये खुद एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन सर प्रोडक्शन को फैसिलिटेट जरूर कर रहा है। कितने खर्चे हो गए सर हमारे पास फैक्ट्री के अंदर? एक हमारे पास हो गया सर डायरेक्ट मटेरियल, एक हो गया क्या चीज? इनडायरेक्ट मटेरियल, एक क्या हो गया जी? डायरेक्ट लेबर, और क्या हो गया जी हमारे पास? इनडायरेक्ट लेबर। ऐसा है या नहीं? कितने कॉस्ट हो गई सर हमारे पास? 4 टाइप की कॉस्ट हो गई। चारों कॉस्ट का इनकर हो रही है, ये चारों कॉस्ट का इनकर हो रही है फैक्ट्री के अंदर। और फैक्ट्री के अंदर जो कॉस्ट इनकर होती है उसको हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो बताया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में एक कॉस्ट हमारे पास क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, वो मटेरियल जो प्रोडक्ट में फिजिकली ट्रेसेबल है। डायरेक्ट मटेरियल के बाद इनडायरेक्ट मटेरियल, वो रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट को बनाने पे इस्तेमाल तो हुआ लेकिन प्रोडक्ट में फिजिकली ट्रेसेबल नहीं है। डायरेक्ट लेबर, वो बंदा जो इस प्रोडक्ट को बना रहा है अपने हाथों से। इनडायरेक्ट लेबर, वो बंदा जो इस प्रोडक्ट को फिजिकली बना तो नहीं रहा लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है, गार्ड बन के अनऑथराइज एक्सेस को रोक रहा है, सुपरवाइजर इन मजदूरों से काम करवा रहा है। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। अब बताएं हमारे पास फैक्ट्री में कितने खर्चे हो गए? 4 खर्चे हो गए हैं। ऐसा डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। क्या फैक्ट्री में इसके अलावा भी खर्चे होते हैं? क्या इनकर होता है फैक्ट्री में? और क्या होता है सर बताएं ज़रा। फैक्ट्री में और क्या होता है सर? फैक्ट्री में सर हमारे पास फैक्ट्री की मेंटेनेंस होती है सर, मशीनों का डेप्रिसिएशन होता है सर, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, फ्यूल तो आ गया ना हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर, और सर हमारे पास कई सारे खर्चे होते हैं। ऐसा है, इसको हम क्या नाम देते हैं? अदर ओवरहेड्स। क्या नाम देते हैं? अदर ओवरहेड्स। क्या नाम देते हैं? अब बताओ हमारे पास टोटल कितने खर्चे हो गए फैक्ट्री के अंदर? 5 टाइप के खर्चे। डायरेक्ट मटेरियल, सर जो फैक्ट्री में हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर प्रोडक्ट के अंदर फिजिकली मटेरियल मौजूद है, डायरेक्ट मटेरियल। सर अगर फिजिकली मौजूद नहीं है लेकिन बनाने पे इस्तेमाल हुआ, क्या चीज़? इनडायरेक्ट मटेरियल। सर वो मजदूर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, डायरेक्ट लेबर। वो मजदूर जो प्रोडक्ट खुद नहीं बना रहा लेकिन बाकी मजदूरों को हेल्प कर रहा है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, वो क्या है जी? इनडायरेक्ट लेबर। और सर हमारे पास फैक्ट्री में इसके अलावा जो खर्चे हैं उसको क्या नाम देते हैं? अदर ओवरहेड्स। अदर ओवरहेड्स में क्या क्या जी? सर मेंटेनेंस का खर्चा है, सर हमारे पास डेप्रिसिएशन का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है। फैक्ट्री में इन 4 खर्चों के अलावा जितने खर्चे होते हैं उसको हम क्या नाम देंगे? अदर ओवरहेड्स। ये बात समझ आती है? अब बताएं, कोई आपसे पूछे कि जी नेचर के हिसाब से कॉस्ट कितने टाइप की होती है? नेचर के हिसाब से आपने कहना 2 टाइप की। कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ इनकर होती है? फैक्ट्री के अंदर। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ इनकर होती है? फैक्ट्री के बाहर, सेल्स डिपार्टमेंट में। और सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या है? बनी हुई गुड्स को बेचना। एडमिन डिपार्टमेंट का काम क्या है? सर बहुत सारे काम है। एडमिन डिपार्टमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट आता है जो पैसे का लेन देन करता है। एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर ऑडिटर बैठा होता है। एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर सर 50,000 काम होते हैं। फैक्ट्री और सेल्स के अलावा जो काम हो रहा है कंपनी में उसको हम क्या नाम देते हैं? एडमिन का काम। ऐसा। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ सर, पानी के टैंकर आ रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? कि कंपनी के लोग जो है ना वो वॉशरूम जा सकें, हाथ मुंह धो सकें, किसकी जिम्मेदारी? एडमिन की। ओवरऑल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी? एडमिन की। सर सफाई सुथराई की जिम्मेदारी किसकी? एडमिन की। आमतौर पर एडमिन डिपार्टमेंट ही काम करता है। ऐसा। अब मुझे बताएं फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा इनकर हो रहा है वो कितने टाइप का है? सर 5 टाइप का। डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर ओवरहेड्स। ऐसा है? ये बात समझ आती है? ये पहले कॉपी कर लें सर, शाबाश। हमने इसको आगे लेके जाना है लेकिन ये इंशाल्लाह आगे हम कल लेके जाएंगे। और किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले।
अच्छा जी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आज या कल में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ उन लोगों के लिए जिन्होंने कॉस्टिंग का पेपर दे दिया है और वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और उनको क्या करना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह आज रात को या कल के दिन एक डिटेल्ड वीडियो उनके लिए बना दूंगा 10-12 मिनट की, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है जी। और फिर उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी को लेके चलना, ठीक है। टाइमिंग हमारी क्लासेस की फिक्स्ड होंगी, वो मैं बता दूंगा आपको। मोस्ट प्रॉब्ली हम उसको रखेंगे कुछ शाम के आसपास, ताकि आप सुकून से उठ के नहा धो के तसल्ली से आएँ, ठीक है जी। ओल्ड स्कीम में 2000 अबे इतना लंबा मैसेज। अच्छा जी, हमने ना सेल्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट को डिस्कस किया ना एडमिन डिपार्टमेंट की कॉस्ट को डिस्कस किया। मैं आपसे एक 2 मिनट और लूँगा सर। देखें मेरे बच्चों, जिन लोगों ने पेपर दे दिया है उनके लिए पहली इंस्ट्रक्शन ये है, अगर उन्होंने अटेम्प्ट कर लिए कोई 4 से 5 अच्छे सवाल, यानी उनके 4-5 सवाल ऐसे गए हैं जिसमें उनको लगता है कि यार उनको मार्क्स मिल जाएंगे 80-90%, तो फिर तो मैं उनको कहूँगा कि वो क्लासेस ना लें या इंतज़ार करें रिज़ल्ट का। लेकिन अगर कोई मुजाहिद ऐसा है जिसके 2-3 सवाल ही सही हुए हैं, तो मैं उसको कहूँगा फिर इंतज़ार ना करे, फिर अपनी तैयारी अभी से शुरू कर ले, ठीक है। अगर उसको लगता है कि वो ग्रुप बी तक पहुँच जाएगा तो वो तैयारी शुरू कर ले। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है कि माशाल्लाह कॉस्टिंग का भी बेड़ा गर्क करके आया है और बाकी चीज़ों में भी ऐसा काम करके आया कि उसको ग्रुप बी में जाने का मौका मिलेगा ही नहीं, तो फिर सर उसको करना ये चाहिए कि ना अभी क्लासें लेनी चाहिए और ना रिज़ल्ट से कोई उम्मीद रखनी चाहिए। उसको करना ये चाहिए कि वो ऐसे स्टार्ट कर दे जैसे ग्रुप ए शुरू करेगा, ठीक है जी। वो ग्रुप ए को पढ़ना शुरू कर दे, वो बहुत बेहतर है। देखो मैं एक बात बताऊं, अल्लाह से उम्मीद लगाना और सेल्फ रियलाइजेशन होना, ये 2 बड़ी क्लोज बात है। अल्लाह से तो आप उम्मीद किसी चीज़ की भी लगा सकते हैं मेरे भाई। आप पेपर जो है वो 1 नंबर का करके आ जाए, अल्लाह आपको पास कर सकता है, ये अल्लाह की कुदरत है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बात बोलूँगा ज़रूर कि अल्लाह ने इस असबाब की दुनिया में, इवन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे ना, तो फ़रिश्ते उनको उतारेंगे कहाँ पर उतारेंगे? उस मस्जिद, उसके मस्जिद क्या नाम है उसका, मस्जिद है, नाम भूल गया मैं यार, अल्लाह माफ़ करे, ये हाल है मुसलमानों का। पैलेस्टाइन में उतरेंगे वो, मस्जिद अक्सा में हमारा किबला अव्वल था। मस्जिद अक्सा पे उतरेंगे मीनार पे, और फिर वो कहेंगे सीढ़ी ला के दो। क्या कहेंगे? सीढ़ी ला के दो। तो एक होगा वहाँ कम ईमान वाला, वो बोलेगा यार ये क्या, पैगंबर को आसमान से तो उतार लिया गया, तो यहाँ सीढ़ी क्यों मांग रहा है अभी? तो वो खुद नीचे आके जवाब देंगे कि असबाब की दुनिया में अल्लाह ताला ने आपको एक पर्टिकुलर रूल्स का मुकल्लिफ बनाया है, पाबंद किया है कि जी आप ये काम करोगे तो ये रिज़ल्ट आएगा। अल्लाह चाहे ना आपको, ये जो आप करके आए हो ना, वो आप और अल्लाह के बीच में और अभी एग्जामिनर देख रहा होगा, ठीक है जी, ऐसा है नहीं है। अल्लाह आपके वो पेपर्स ऐसे पलट दे कि आप पास हो जाओ। ऐसे मैंने देखा है लोगों को, एक यहाँ बैठता रहा 61 मार्क्स का अटैम्प्ट करके आया था, पास हो गया। झूठ नहीं बोलता है वो बच्चा, अनीब नाम है उसका, अनीब चौधरी। अभी आप ऑडिट पढ़ोगे ना आकाश से, तो ऑडिट में आकाश का असिस्टेंट है। 61 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करके आया था। मैंने उसको कहा नहीं पढ़ो MFA, क्योंकि पिछली दफ़ा MFA पास, कॉस्टिंग पास होगा तो MFA पढ़ोगे। उसने कहा पता नहीं मेरे दिल में आ रहा है मैं पढ़ लेता हूँ सर। पास हो गया वो, और बंदा झूठ नहीं बोलता वो। लेकिन फिर माशाल्लाह ऐसे भी लोग हैं, मैंने तो 90 का सही किया है, किया नहीं होता, लेकिन वो 2 महीने में लोग जलील करेंगे घर वाले और यहाँ वहाँ, तो वो लोगों को बताता है इस तरीके के 90% सही है, और फिर जब रिजल्ट आता है तो मामला अलग होता है। मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके 4 से कम सवाल अच्छे गए ना, तो आप फिर, और आपको पता है कि बाकी इतने पास हो जाएंगे कि आप ग्रुप बी में आ जाओगे, तो पहली अटैम्प्ट में 2 पेपर इस अटैम्प्ट में मत छोड़ना। अगर तुम्हारे दस्तरस में एक कॉस्टिंग का पेपर और दूसरा डाटा का पेपर, इसकी वजह यह कि अभी एग्जामिनर ना उसका हाथ भी सेट नहीं हुआ सवाल बनाने में। और मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, एक पूरी लंबी चौड़ी ईमेल ICAP को मैं कर रहा हूं अगले 1 आध दिन में, जिसमें डाटा की पूरी किताब में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 4th ईयर का जो वो होता है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी उन चीज़ों को नहीं पढ़ता। 4th ईयर का जो इंजीनियर होता है ना,
सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी वो चीज़ें नहीं पढ़ता। न्यूरल नेटवर्क्स, GNN, जो AI के मॉडल्स की पीछे बेसिस होती हैं, ठीक है जी, वो आपके एग्जामिनर ने, आपकी किताब वाले ने कोर्स में डाल दी है। ये छोड़ो, SCCP के साइबर सिक्योरिटी रूल्स डाले हैं उसने। SCCP के रूल्स एक बच्चा अभी PRC से उतर के वो पढ़ेगा, ठीक है जी, तो रियलिस्टिक नहीं है ये, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डाटा पढ़ना शुरू करोगे ना, तो पहले 2 चैप्टर हैं बहुत आसान, उसमें 1000 चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ऐसा मज़े मज़े के चैप्टर्स हैं। लेकिन मामला कब ख़राब होता है? आगे जाके। तो मैं आपको एक समरी बता रहा हूँ कि अगर ये 2 पेपर आपके दस्तरस में आ रहे हैं ना, तो आप दे देना इसको, छोड़ना नहीं उसको, ठीक है ना, क्योंकि ये पहली अटैम्प्ट होगी, चीज़ें निकल जाती हैं। जैसे जैसे एग्जामिनर मैच्योर होता जाता है, वो फिर आपसे ऐसी इमेच्योर वाली हरकतें करवाता है ना कि आप याद रखते हो। तो अगर कॉन्फिडेंट हो तो फिर क्लासें मत लो, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर मैं आपको कहूँगा कि यार आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। और देखो, अगर तुमने लास्ट टाइम क्लासेस सही तरीके से ली हुई थी, पेपर में मिसहैप हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा फिर आप प्रैक्टिस कर लो खुद, ठीक है। मैं आपको सवालात दे दूँगा, नया मैनुअल आपको दूँगा, वो लेके उससे सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। इंशाअल्लाह ताला आप क्लास आपकी होगी सैटरडे वाले दिन। सैटरडे वाले दिन के बाद से फिर अगली क्लास होगी ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है। यानी एक आपकी फ्राइडे छुट्टी आ रही है और फिर मंडे, संडे और मंडे 2 छुट्टियाँ होंगी, क्योंकि मंडे से हम ग्रुप A स्टार्ट करेंगे, तो फिर ट्यूसडे के बाद से हम एक फ़िक्स टाइम टेबल को क्लास में फॉलो कर लिया करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।